संगम नगरी प्रयागराज में एक बार फिर आस्था लोगों को स्नान की ओर ले आएगी। 3 जनवरी से माघ मेले की तैयारी शुरू कर दी जाएगी। पहला स्नान 3 जनवरी से शुरू होगा। इस समय माघ मेले की तैयारी शुरू हो चुकी है। यह मेला इस बार 3 जनवरी से शुरू होगा और 15 फरवरी तक यह मेला रहेगा। पिछले महाकुंभ में जिस तरह से संगम नगरी में जन सैलाब उमड़ा था, करोड़ों की संख्या में लोगों ने स्नान किया था, इस बार महामाघ मेला जिस तरह से बताया जा रहा है कि महामाघ मेला लगने वाला है, फिर एक बार संगम नगरी में भीड़ ज्यादा स्नान के लिए आएगी। कल इसको लेकर त्रिवेणी संगम पर भूमि पूजन का आयोजन किया गया है। कल अधिकारियों द्वारा, प्रयागराज के अधिकारियों द्वारा, मेला अधिकारियों द्वारा संगम नगरी त्रिवेणी में भूमि पूजन कर मेले का कार्य का प्रारंभ कर दिया जाएगा। संगम नगरी में पिछले अपेक्षा इस बार भी जोर की तैयारी रहेगी, प्रशासन की कड़ी व्यवस्था रहेगी। जिस तरह से सरकार ने महाकुंभ का आयोजन किया था, उससे कहीं भी कहा नहीं जा सकता कि माघ मेले की तैयारी में कोई कमी रहेगी। अब देखने वाली बात होगी कि तैयारी कितनी जल्दी पूर्ण कर ली जाएगी, क्योंकि 3 जनवरी से यह मेला प्रारंभ हो जाएगा। पहला स्नान 3 जनवरी को होगा, आखिरी स्नान 15 फरवरी को होगा। प्रशासन इसके लिए अभी से ही पूरी तैयारी में लग गया है। माटी का समतलीकरण शुरू कर दिया गया है, पाटून पुल बनाने का कार्य करना शुरू कर दिया गया है, भूमि पूजन का कार्य कल प्रारंभ कर दिया जाएगा। इसके बाद मेला सजने लगेगा। कल से मेले की तैयारी शुरू हो जाएगी और 3 जनवरी को पहला स्नान होगा। इस बार संगम नगरी में धर्म की आस्था एक बार फिर चमकेगी। प्रयागराज से के रहमान। आज हमारी मौजूदगी सिद्धार्थनगर जनपद के तिलक इंटर कॉलेज बांसी में है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित मतदाता गहन परीक्षण यानी SIR के तहत मतदाताओं को जागरूक करने के लिए, नाम कटाने के लिए, नाम बढ़वाने के लिए बूथ स्तर की मीटिंग की गई और इस मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी से तमाम नेता और यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं वो भी मौजूद रहे। यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और बांसी से विधायक जयप्रताप सिंह हैं। हम इनसे बात करेंगे कि आखिर SIR लागू करने का क्या मतलब रहा। SIR समय समय पर होता है। संविधान के शक्तियों से प्रेरित होकर इलेक्शन कमीशन इस देश में 7 बार गहन पुनरीक्षण कार्य कर चुकी है। उसी क्रम में उत्तर प्रदेश में 2003 में आखिरी बार हुआ था और ये मुझे लगता है कि हर 7-8 साल में होना चाहिए था। तो इसके 2003 के बाद अब 12 राज्यों में हो रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश भी है। और इससे ये होता है कि जो डुप्लीकेट वोटर, क्योंकि इधर संख्या ज़्यादा बढ़ गई है, आबादी भी बढ़ गई है, तो सही तरह से वोटर लिस्ट प्रस्तुत हो, उसमें डुप्लीकेट वोटर का नाम कटे, मृतक वोटर का नाम कटे और वोटर का बैकग्राउंड जानने के लिए कि वो कहाँ का है, कि कब वो वहाँ पर बसा, अगर वो बाहर का है तो उसकी क्या उसमें प्रमाण है, ये सब को ध्यान में रखते हुए वोटर लिस्ट को दुरुस्त किया जाता है। देखिए, अभी इन्होंने बात की कि यहाँ पर जो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है उसको दुरुस्त करने के लिए SIR काम करेगी। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष कन्हैया पाल, सरकार ने निर्वाचन आयोग का गठन किया, वो जिम्मेदारी इसकी है तो आप लोग क्यों निभा रहे हैं? हम इसलिए निभा रहे हैं कि अक्सर देखने को मिलता है जो सरकारी तंत्र के लोग हैं, जो BLO उनके हैं, उनके BLO अपने बूथों पर पहुँचते हैं, बूथ पर बैठे रहते हैं, बूथ के अलावा वो गांव में जाने का प्रयास नहीं करते हैं। ये काम BLO का है कि घर घर जा कर के चिन्हित करने का काम करें कि किस परिवार में किस मतदाता का नाम नहीं है, उसको जोड़ने का प्रयास करें। उस परिवार में कौन ऐसा व्यक्ति जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उसके घर में कौन सी ऐसी बिटिया थी जिसका शादी हो गया, अपने ससुराल चली गई, मायके में नहीं, उसका नाम आ रहा है, तो उठाने का काम करें। ये काम BLO का है, लेकिन BLO सही से कर नहीं पाते हैं सही ढंग से। इस नाते हमारी पार्टी ने BLO 2 की नियुक्ति की है और हमारे BLO 2 उनका सहयोग करने के लिए स्वयं
हर परिवार में जाएंगे, जा करके और उनका सहयोग करने का काम करेंगे। बात की भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष कन्हैया पासवान से। कन्हैया पासवान का कहना रहा कि जो बीएलओ हैं वो सही ढंग से ग्रामीण अंचल पर काम नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा उनके सहयोग के लिए BLO 2 गठन किया गया है। यह वह BLO 2 हैं जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं और इन BLO 2 के द्वारा जो मतदाता हैं उनकी संख्या बढ़ेगी और मतदान जब होगा तो उसमें बढ़ चढ़कर वो हिस्सा ले पाएंगे। कृपा शंकर भट्ट, JK 24/7, सिद्धार्थनगर। इस समय देवरिया जनपद के भुजौली कॉलोनी में है। यहाँ लौह पुरुष जी की प्रतिमा को स्थापित की गई है और यह पार्क जो बनाया गया है इनके नाम पर बनाया गया है। आइए जानते हैं इनके समाज के लोग क्या कहना चाहते हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए इतिहास में क्या प्रकाश डालते हैं। सर, ये क्या चाहते हैं, क्या आप कहना चाहेंगे जनता से? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति स्थापित करके देवरिया के निवासियों ने पूरे देश को एक संदेश दिया है कि जिस तरीके से 562 रियासतों का एकीकरण करके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आधुनिक भारत को हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया है, उसी तरीके से सामाजिक समरसता बना करके हम लोग देश के विकास के लिए पूरी तरह से एकजुट होकर के हमेशा सहयोग प्रदान करते रहेंगे और आपस में सौहार्दता को बनाए रखेंगे। जी, जिस तरीके से यह पार्क बना है, इस तरीके से संदेश जा रहा है। पहला एक ऐसा जिला है कि जो इनके नगर में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति लगी है, इसको किसका श्रेय जाता है? और निश्चित रूप से देवरिया जनपद में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति की स्थापना ये घनी आबादी के बीच में, जहां पर एक पार्क इतना सुंदर है और यहां पर मूर्ति की स्थापना जो की गई है, निश्चित रूप से इसकी अगुवाई भारतीय कुर्मी महासभा देवरिया ने किया है और उसके जिला अध्यक्ष मनोज सिंह और विजय सिंह जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने किया है। लेकिन इस मूर्ति की स्थापना में सभी जाति धर्म वर्ग के लोगों ने सहयोग किया है। ये यहाँ पे जिला अध्यक्ष कुर्मी समाज के जिला अध्यक्ष हैं और इनसे जानना चाहेंगे कितना परिश्रम करना पड़ा इस मूर्ति को लगाने के लिए और कितने लोग लगे रहे हैं, कितने साल लग गए हैं? जी बताएंगे। हम लोग 2023 में नगर पालिका सभागार में पटेल जी की जयंती मना रहे थे। उसमें लोकप्रिय नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती अलका सिंह को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाए थे और नगर पालिका अध्यक्ष जी ने 2023 में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पार्क और मूर्ति देने का आश्वासन दिया था और उन्होंने आज 2025 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति और पार्क भुजौली कॉलोनी में दिया है। इसके लिए भारतीय कुर्मी महासभा उनको तहे दिल से शुक्रिया करता है। 45 लाख इस देवरिया जनपद की संख्या है जिसमें पहला सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति और पार्क देने का काम किए हैं। इससे समाज उनका आजीवन ऋणी रहेगा। नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती अलका सिंह जी का। जी, आप कुछ करना चाहेंगे? जी, गौरव की बात है। श्रीमती अलका सिंह जी नगर पालिका अध्यक्ष देवरिया के सहयोग से और हम सभी के सहयोग से यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति की स्थापना हुई। ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है। हम लोग सदैव अलका सिंह का ऋणी रहेंगे। जी, आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ से नगर अध्यक्ष अलका सिंह के ये लोग ऋणी बता रहे हैं, क्योंकि कठिन परिश्रम के बाद भी जो यहाँ पे जो ये प्रतिमा लगी है, काफी वर्षों इंतजार करने के बाद ये लगा है और कुर्मी समाज इनका धन्यवाद दे रहा है। और ये प्रदेश में यह जिले के मान बढ़ाने के लिए जो ये कार्य ये समाज किया है, शायद इनके द्वारा सब समाज को सीख लेनी चाहिए कि अपने जो लौह पुरुष हैं, जो सरदार पटेल जी हैं, इनके जो जिस तरीके से भव्य स्वागत हुआ इनके कार्यक्रम में जो सम्मिलित हुए बड़े नेता, आपको बताना चाहेंगे कि इसी तरीके से आप लोग भी अपने समाज के लिए लड़ते रहिए। लड़ने से आप लोग को भी यह मंजिल मिल सकती है। JK न्यूज़ से लाल बाबू देवरिया। एसपी अभिनंदन के निर्देश में इसमें समस्त बस्ती क्षेत्र जितने थाने हैं सब में अवैध यंत्रों को उतारने का कार्य किया जा रहा है। हमारे साथ शिवशक्ति तिवारी जी जुड़ रहे हैं। हमसे जानना चाहते हैं क्या नियम है और कितने लोगों का अभी तक उतारा गया और कितना अभी ये अभियान कितने दिन तक चलेगा? सर देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि बार बार माननीय न्यायालयों द्वारा सरकार द्वारा लोगों से अपील की जा रही है कि ध्वनि प्रदूषण को लेकर जो हमारी नियमावली है, इस समय आप देखते हैं तमाम सारी वैश्विक स्तर पर भी रिपोर्टें आई हैं कि अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण से तमाम सारे लोगों को स्वास्थ्य संबंधी खतरे उत्पन्न होते हैं। वो गर्भवती महिलाएं हों, छोटे बच्चे हों, वृद्ध हों, हार्ट के पेशेंट हों, माइग्रेन के पेशेंट हों,
तो लगातार तेज ध्वनि आने से उनके स्वास्थ्य की समस्याएं गंभीर हो गई। इसलिए माननीय न्यायालय और सरकार की मंशा के अनुरूप आज जनपद बस्ती में भी अभियान चलाया जा रहा है। हम लोग सभी धार्मिक स्थलों पर जाकर वहाँ के लोगों से संवाद करके उनको नियमों के प्रति जागरूक कर रहे हैं। सरकार की मंशा क्या है, माननीय न्यायालय के निर्देश क्या है, उससे उनको अवगत करा रहे हैं। उनसे ये अपील भी हम लोग कर रहे हैं कि कहीं लाउड स्पीकर वगैरह अगर उनके द्वारा लगाया गया है तो उसे उतार लें, और यदि कहीं लाउड स्पीकर अपरिहार्य रूप से लगाई जाने की स्थिति है तो नियमानुसार मजिस्ट्रेट से उसकी परमिशन प्राप्त करें। जो मानक दिया गया है कि ध्वनि की तीव्रता कितनी होनी चाहिए, 45 डेसिबल के अराउंड उसको सीमा कर रखें, नियमों के दायरे में इस प्रकार की कार्रवाई करें। जहाँ कहीं भी नियमों का उल्लंघन की स्थिति प्राप्त हो रही है, वो चाहे डीजे वाले हों या इस प्रकार से घरों पर विभिन्न धार्मिक स्थलों पर माइक लगाए हों, उनके संबंध में अभियोग का पंजीकरण कराया भी गया है और लगातार वो कराया भी जा रहा है। और ये सभी लोगों को सख्त रूप से बता दिया गया है कि चूँकि 21वीं सदी के इस युग में जब स्वास्थ्य हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, तब किसी भी प्रकार से कोई ध्वनि प्रदूषण से संबंधित ऐसा कार्य जो नियमों का उल्लंघन कर रहा है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, ये मंदिर मस्जिद में उतरवाया जा रहा है कि सार्वजनिक स्थान पर मुझे लगे? सभी सार्वजनिक स्थल और सभी धार्मिक स्थलों पर इस प्रकार का हमारा अभियान चल रहा है। जैसा कि आपने बताया कि श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, डीआईजी रेंज बस्ती महोदय के द्वारा ये निर्देश प्राप्त हुए हैं और उसके द्वारा आज सर्किल सदर के सभी स्थानों में विशेष टीमों का गठन करके हम लोग ये कार्रवाई करा रहे हैं। जो रात में सर डीजे बजते हैं तेज रफ्तार, उनके लिए पुलिस बस्ती की क्या? देखिए, रात में जो इस प्रकार के डीजे बजते हैं, क्योंकि अभी हम जानते हैं कि हमारी जनता का एक बड़ा वर्ग नियमों के प्रति जागरूक है। पुलिस की पहल ये है कम्युनिटी पुलिसिंग के अंतर्गत कि हम लोगों के साथ समन्वय करके संवाद स्थापित करके नियमों का अनुपालन करें। अगर यह स्थिति परिलक्षित होती है कि कोई जानबूझकर नियमों की उपेक्षा कर रहा है, चेतावनी को नहीं मान रहा है, संवाद प्रक्रिया के तहत वो नहीं आ रहा है, तो फिर उसके खिलाफ अभियोग का पंजीकरण करके और दंडात्मक कार्रवाई। अगर मंदिरों मस्जिद में कुछ नियम होंगे, कुछ ध्वनि लगाने की, कितने लगाया जा सकते हैं, कितने डेसिबल के बताएं? और देखिए, इसके लिए अगर कोई लाउड स्पीकर का प्रयोग करना चाहता है तो उसके लिए एक आवेदन पत्र संबंधित अपने कार्यपालक मजिस्ट्रेट को देना होता है। मजिस्ट्रेट उसकी आवश्यकता और क्या स्थिति है वो नियम शर्तों पर विचार करके उसका अनुमति देते हैं। एक स्पीकर की अनुमति दी जाए या 2 की दी जाए, कितने डेसिबल की अनुमति दी जाए, इसमें बाकायदा ध्वनि प्रदूषण नियमावली बनी हुई है और उसी के अंतर्गत उनके द्वारा ये दिया जाता है। पुलिस एक इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट है, जो भी रूल रेगुलेशन के दायरे में हमको निर्देश प्राप्त होते हैं उसका हमारे साथ सीओ सिटी बस्ती ने बताया कि ये अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत लगभग सार्वजनिक स्थानों पे, मंदिरों पे और मस्जिदों पे या रात में जो लाउड स्पीकर बजा रहे हैं या फिर जो डीजे बजा रहे हैं उनके खिलाफ जो अभियान चलाया रहा है, ये लगातार अभियान चलेगा। और अभियान के तहत जो भी इसमें ज़्यादा मात्रा पे या ज़्यादा ध्वनि मात्रा पे लाउड स्पीकर बजाते मिलेंगे या डीजे बजाते मिलेंगे, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। बस इस सद्यो शुक्ला, टिकट 24/7 न्यूज़। कानपुर के रावतपुर थाना क्षेत्र में कल 2 गुटों में जमकर हुई मारपीट के दौरान एक युवक के गंभीर रूप से पिटाई कर दी। मामला ये था कि एक पैदल युवक जा रहा था और 2 मोटरसाइकिल युवकों ने एक युवक को बेरहमी से पीटा। पीटने के बाद रावतपुर पुलिस को सूचना मिली तो मौके पर पहुंची पुलिस और सीसीटीवी खंगालने पर देखा गया कि सीसीटीवी पूरी तरीके से जांच की गई और वहां पे स्पष्ट हुआ कि यहाँ पे 2 गुटों में विवाद हुआ। विवाद के दौरान युवक के गंभीर चोटों में परिजनों को मिली जानकारी और परिजन युवक को लेकर एक निजी अस्पताल ले गए। फिर इसके बाद कार्डियोलॉजी ले गए, जहां पे उसकी गंभीर रूप से हालत बिगड़ती नजर आई। वहीं आपको बता दें कि युवक की इस कदर पिटाई हुई कि युवक की तुरंत मौत हो गई। मौत होने के बाद रावतपुर और काकादेव पुलिस हरकत में आई। हरकत में आने के बाद परिजनों की तहरीर पर एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया और अन्य की तलाश जारी है। जबकि आपको बता दें कि जिस तरीके से कानपुर के काकादेव और रावतपुर थाना क्षेत्र में दबंगों के हौसले बुलंद होते नजर आते हैं, ऐसे में कमिश्नरेट पुलिस
का सबसे बड़ा सवालिया निशान है कि इन इलाकों में सबसे ज्यादा दबंग और देखने को मिलते हैं और यहीं पे अधिकतर ज्यादा विवाद भी सामने आते हैं। यहाँ पे आए दिन ऐसी मारपीट की घटना अंजाम को नजर देते हैं। जिस तरीके से युवक के ऊपर गंभीर चोटें आने के बाद युवक की मौत हो जाती है, परिजनों में कोहराम मच गया। अब देखने वाली बात यह है कि कानपुर कमिश्नरेट पुलिस की ये 2 थाने हैं और अब अपराधियों पर किस तरीके से कार्रवाई करती है और कैसे इनको न्याय मिलेगा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब ऐसे थानों के थाना क्षेत्रों में ये अपराध दबंगों के हौसले बुलंद होते नजर आते हैं, जबकि पैदल हो या कोई भी अन्य किसी के साथ क्षेत्रों में अधिकतर मारपीट के वीडियो सामने आते हैं, सामने वायरल भी हुए हैं और कई घटनाओं को ऐसे क्षेत्रों में अंजाम भी लोगों ने दिया, दबंगों ने दिया। जबकि पुलिस दबंगों के द्वारा कार्रवाई दबंगों पर करती है, मगर फिर भी दबंगों के हौसले बुलंद होते नजर आते हैं। ना ही अभी तक इन दबंगों पर कार्रवाई अगर होती तो इनके कमर तोड़ने का कानपुर कमिश्नरेट पुलिस कार्य करे, क्योंकि दबंगों के आए दिन ऐसे नतीजे सामने देखने मिलते हैं जो कि पैदल हो या मार्केट में ऐसे दबंगों के बीच कई बार मारपीट के वीडियो वायरल भी हुए। कई ऐसी घटनाएं भी सामने मिलती हैं कि जहां काकादेव और रावतपुर थाना क्षेत्र के बीच में जो दबंग है यहाँ पे इतने ज्यादा हो चुके हैं कि जो खुलेआम पुलिस को चुनौती देते हैं और मारपीट करते हैं, दिन दहाड़े मारपीट करते हैं और फिर इसके बाद चले जाते हैं। ना ही पुलिस इन दबंगों पर कार्रवाई तो करती है, मगर इनके हौसले बुलंद भी होते। आखिर में सवालिया निशान ये खड़ा होता है कि इन दबंगों के हौसले कहां से बुलंद होते हैं और किसकी संरक्षक में इनकी दबंगई चलती है। क्योंकि जितने भी ये ऐसा क्षेत्र है वहां पे काकादेव में जो बाहर के लोग हैं, कोचिंग भी पढ़ते हैं, और रावतपुर क्षेत्र ये रिहायशी एक इलाका है और यहाँ पे दबंगई का आए दिन ऐसे मामले देखने को मिलते हैं, जहाँ की पुलिस जो है गश्त भी करती है, मगर गश्ती करने के बाद में भी ये घटना को दबंगों ने अंजाम दिया, जिससे एक युवक की पिटाई के दौरान मौत हो गई और परिजनों में कोहराम मच गया। वीडियो लिस्ट सहयोगी के साथ सुनील कुमार, JK24 न्यूज, कानपुर। इन दिनों बलिया नगर पालिका सुर्खियों में बना हुआ है। आए दिन बलिया नगर पालिका पे एक से बढ़कर एक गंभीर आरोप लग रहे हैं। इसी को लेकर हमारे साथ वार्ड नंबर 19 के सभासद यशवंत बिसेन जी है और इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आरोप है। इन्होंने कई ऐसे विकास कार्यों को लेकर इन्होंने AK शर्मा को इन्होंने पत्र भेजा था 2023 से लेकर 2025 तक के कार्यों को लेकर, और इनका यह है क्या कुछ है इनका कहना, आइए हम इन्हीं से जानते हैं। जी, मेरा नाम यशवंत बिसेन, मैं वार्ड नंबर 19 का सभासद हूँ। मैं कल पेपर पढ़ा तो इसमें लिखा हुआ है कि जो जांच होनी चाहिए वो जांच जो है कि जिला अधिकारी महोदय द्वारा नहीं कराई जा रही है। इसमें 2019-20 और 2022-23 की जांच हो रही है, जिसमें 2 करोड़ 40 लाख रुपए का अनियमितता हुई है। जबकि मैं अभी इधर तत्काल में जो है कि ये मैं जिला अधिकारी AK शर्मा जी के यहाँ, माननीय मंत्री AK शर्मा जी के यहाँ से मेरे यहाँ जो है कि लेटर आया और जिला अधिकारी ने एक कमेटी बनाया और कमेटी बनाकर जांच अधिकारी सिटी मजिस्ट्रेट साहब को नियुक्त किए। लेकिन उस जांच को छोड़कर इस अधिशासी अधिकारी को बचाने के लिए मेरी असली जांच को छोड़कर जो है मई 2023 से नवंबर 2025 तक की जांच को छोड़ करके पुराने जांच को किया जा रहा है, जिसमें जिस जांच की कमियां सारी पूरी हो चुकी है। पूर्व जिला अधिकारी रविंद्र कुमार जी ने उस जांच को किए और उनके द्वारा और दोषी को दंडित भी किया गया। उसमें जो अधिशासी अधिकारी दोषी पाए गए तो उसको सस्पेंड भी हुए और कर्मचारी भी कुछ सस्पेंड हुए। तो ये तो मामला जो है कि खत्म हो गया है। ये मेरी मामला को छुपाने के लिए ये सारे जो है कि जिला अधिकारी द्वारा जो है कि अधिशासी अधिकारी को बचाने के लिए ये सारे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं कि पुरानी जांच को किया जाए। और मेरा मांग ये है कि जो है कि ये जो है कि क्या नाम है,
16/5/2025 को जो AK शर्मा जी के यहाँ से जांच आया है, उस जांच को मई 2023 से लेकर के नवंबर 2025 तक का किया जाए। इसमें बहुत सारी अनियमितताएं की गई है और इसमें अधिशासी अधिकारी पूरा का पूरा 25 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। मैंने आरोप नहीं, साक्ष्य भी मैंने दिया है, लेकिन मेरी साक्ष्य को दाब करके और रखा गया है। और पता नहीं क्यों जिला अधिकारी महोदय या सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने अधिशासी अधिकारी को क्यों अपने निजी स्वार्थ में बचाना चाह रहे हैं, कि अब क्यों बचाना चाह रहे हैं, रिश्तेदारी के मामले में बचाना चाह रहे हैं, मित्रता के बारे में संबंध में आखिर क्यों बचाना चाहते हैं, ये बात मुझे नहीं समझ में आ रही। अगर मैं मीडिया शर्मा के जो लेटर आया हुआ है जिलाधिकारी के पास, उसमें क्या लिखा है? देखिए, ये AK शर्मा जी के यहाँ से लेटर आया था, एक फोटो कॉपी है, इसकी कॉपी मैं जमा कर दिया हूँ। इसमें सीधा सीधी लिखा है, आप द्वारा दिनांक 16/5/2025 को माननीय AK शर्मा जी के नगर विकास मंत्री अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद बलिया के द्वारा शासनादेश के विरुद्ध वित्तीय अनियमितता एवं मनचाहे तरीके से कार्यालय में भ्रष्टाचार किए जाने की शिकायत की गई है, जिसमें साक्ष्य प्रस्तुत कीजिए। मैंने साक्ष्य सहित मैं प्रस्तुत कर दिया। इसके बाद भी मेरी प्रकरण को दबाया जा रहा है एकदम। मैं कल पेपर पढ़ा तो मैं समझ गया, क्लियर कट मैं समझ गया कि मेरे मामला को दबाने के लिए पुरानी जांच किया जा रहा है, जो कि पहले से हो चुका है। उसमें दोषी जो पाए गए सबको दंडित भी किया जा चुका है। सभी लोग कोर्ट में भी चले गए अपने बर बचाव में, चाहे जैसे भी। तो जब मामला वो कोर्ट में चला गया, उसकी जांच करने का क्या मतलब? आपने जो जांच के लिए जो अपने पत्र नहीं किया, मेरा जो प्रकरण है मई 2023 से और मई 2023 से नवंबर 2025 तक जिला अधिकारी को मैं साक्ष्य सहित मैं पेश किया हूं माननीय AK शर्मा जी के आदेशानुसार। और इस जांच को छोड़ करके पुरानी जांच किया जाए। मैं जिला अधिकारी महोदय से यही मांग कर रहा हूं कि मेरे जांच को सबसे पहले किया जाए, इसके बाद पीछे जितना जाना है चले जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। आपने जो पत्र जो AK शर्मा को जो आपने दिया है, कुछ ऐसा उसमें बताइए, 2-3 ऐसे जो बड़े कार्य जिसमें क्या कहते हो उसमें अनियमितता की गई हो? देखिए, अनियमितता सफाई में कि नाला सफाई में टोटल घोटाला किया गया है, जिसका जांच रिपोर्ट भी जो है अधिशासी अभियंता और जे वगैरह जो जांच करते हैं, AE वगैरह सब जांच रिपोर्ट भी मैंने दे दिया है कि मतलब नाला की सफाई नहीं हुई है। और जो है कि गाड़ी सेकंड हैंड, जब पुरानी गाड़ियाँ जो होती है वो गाड़ी सेकंड हैंड खरीद करके आई है, उसके बारे में भी मैंने सारे साक्ष्य दे दिए हैं। मैंने जितने भी घोटाले हुए हैं सबका साक्ष्य मैं दे दिया हूं। केवल जो है कि इन लोगों को मेरे साक्ष्य को पुष्टि करना है कि ये साक्ष्य सही है कि गलत है, बस इतनी सी काम है। और जिलाधिकारी महोदय समझ रहे हैं कि ये अधिशासी अधिकारी फंस गया है, सुभाष कुमार, ये अधिशासी अधिकारी सुभाष कुमार फंस गया। उसकी बचाव जो है कि पुरानी जांच किया जा रहा है, जिससे कोई लेन देन कोई मतलब नहीं है। वो मामला कोर्ट में भी चला गया, मैं बार बार कर रहा हूं, वो मामला कोर्ट में चला गया है। आगे क्या निर्णय लेंगे? हम निर्णय लेंगे कि अगर जिला अधिकारी महोदय के यहाँ अगर मेरी जांच नहीं शुरू की जा रही है मई 2023 से 2023 से नवंबर 2025 तक का, तो मैं कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा। क्योंकि सारे जगह से जब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो न्याय पाने के लिए एकमात्र कोर्ट बचा है, और मेरे लिए मैं कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा। ठीक, तो ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 19 के सभासद यशवंत बिसेन जी, और इन्होंने बलिया नगर पालिका का अधिशासी अधिकारी पर इन्होंने गंभीर आरोप लगाया है। इनका आरोप है कि लगभग 25 करोड़ रुपए के आसपास का अनियमितता हुई है, जिसकी जांच होनी चाहिए, और उस जांच को छोड़कर पुराने वाली जो इसके पूर्व में जो हुए हैं कार्य उसका जांच की जा रही है। और उन्होंने मांग किया है कि जो मैंने पत्र दिया है, जो मैंने आरोप लगाया, उस आरोप की जाँच की जाए, नहीं तो ये न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। JK न्यूज़ के लिए बलिया से उपेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। जनपद संभल के थाना जोनावई क्षेत्र में गंगा किनारे जमीन पर कब्जा करने को लेकर 2 गुटों में हुए खूनी संघर्ष के मामले में अब तक पुलिस ने 1 दर्जन से अधिक आरोपियों को जेल भेज दिया है। आपको बता दें, ये जो पूरा मामला है ये बृहस्पतिवार का है, और जहां पर गंगा की ज़मीन जो सिंचाई विभाग की है, सैकड़ों बीघा ज़मीन ऐसी है जिस पर दबंग कब्जा कर लेते हैं और उस पर खेती उगाते हैं। आपको बता दें, ये पूरा गंगा की तलहटी का
पूरे जनपद क्षेत्र का मामला है। लेकिन यह जो मामला हुआ बृहस्पतिवार को, जहां पर गांव रामनगर टप्पा बैस और गांव खिरकवारी के 2 गांव के लोग आमने सामने आ गए, जिसमें लाठी डंडे और धारदार हथियार और हवाई फायरिंग अवैध असलों से भी हुई, जिसमें लगभग 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए थे, जिसमें आधा दर्जन लोगों की हालत गंभीर हुई थी। सभी का इलाज कराया गया। कुछ ऐसे घायल हैं जिनका इलाज अभी भी चल रहा है। आपको बताएं, इस मामले में डीएम और एसपी ने सख्त निर्देश दिए थे कि जो लोग इस मारपीट और ऐसी घटना में शामिल हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस की ओर से दोनों गुटों पर जानलेवा हमला, तमाम गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया और उसके बाद दबिश शुरू कर दी गई। कई टीमें गठित की गई हैं और जिसमें से 14 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है और उन्हें जेल भेजा जा चुका है। आपको बताएं, इस मामले में 17 लोग नामजद और 1 दर्जन से अधिक लोग अज्ञात, जिनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। अब तक 14 लोगों को जेल भेजा जा चुका है। बाकी अन्य जो आरोपी हैं, जिन्होंने पूरी तरह से माहौल को खराब किया था, वो अभी भी फरार हैं। लेकिन पुलिस लगातार दबिश दे रही है और लगातार उन्हें पकड़ने का प्रयास कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर ये जो सरकारी ज़मीन है, सिंचाई विभाग की ज़मीन है, जिस पर गंगा का बहाव रहता है, गंगा का जल स्तर कम होने के बाद जो दबंग लोग हैं वो ऐसी ज़मीन पर कब्जा कर लेते हैं। आखिर प्रशासन पहले से ऐसी ज़मीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ नकेल क्यों नहीं कसता? अगर पहले से ऐसे लोग चिन्हित कर लिए जाएं जो इस तरह की गंगा की ज़मीन है उस पर कब्जा करते हैं, तो निश्चित तौर पर ऐसी जो घटना है वो रुक सकती हैं और अंकुश लग सकता है। अब देखना है जो शेष आरोपी हैं वो कब तक गिरफ्तार हो पाते हैं। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ विजय सिंह, JK 24/7 न्यूज़, जनपद संभल।